अब ये लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम दोनों इंडक्टेंसेस को कंसिडर करें तो फिर इंड्यूस ईएमएफ कैसे लाओगे आप, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ निकालना है मेरे को। और इसमें हम सेल्फ और म्यूचुअल दोनों को साइमल्टेनियसली कंसिडर करेंगे, सेल्फ प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान रखना ये बोर्ड्स में भी आता है और जेई में भी आता है कि इसमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ, मान लो हमारे पास ये कॉइल है, लूप है, कोई एक लूप है और इसके इनसाइड में या फिर आउटसाइड कहीं पर भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इनसाइड का एग्जांपल ले रहा हूँ। इनसाइड में एक और कॉइल है, सो इनसाइड कॉइल 1 है और आउटसाइड कॉइल 2 है। इनसाइड कॉइल 1 आउटसाइड कॉइल 2। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इनसाइड कॉइल 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और आउटसाइड कॉइल में करंट I2 फ्लो कर रहा है। कई तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि कॉइल अंदर न होकर के बाहर हो, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शंस में हो, मतलब कई तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर इसका कंसेप्ट समझोगे तब फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं होगा कोई, है ना। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना कि मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। अंदर वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और बाहर वाले कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L2 है और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M है। रेजिस्टेंस अंदर वाले कॉइल की R1 है, ऑफ कॉइल 1 इज R1 एंड ऑफ कॉइल 2 इज R2। I1 I2 फंक्शंस ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों डिक्रीजिंग है, एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके के कई सारे कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल्स के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि करंट I1 इंक्रीज कर रहा है एट रेट di1/dt और करंट I2 इंक्रीज कर रहा है एट रेट di2/dt। बट क्वेश्चन में मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में किसी तरीके से भी हो सकता है। तो आइडिया इस क्वेश्चन के पीछे ये है, आइडिया जो है मतलब जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है वो ये कि अगर दो क्वाइल्स हैं, उनकी अपनी अपनी सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं और उनके बीच का आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है और दोनों में करंट है और वो चेंज हो रहे हैं, तो चेंज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो कंसेप्ट ये है कि हम किसी भी मोमेंट पर, है ना, किसी भी मोमेंट पर एट एनी मोमेंट किरचॉफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे। एट एनी मोमेंट अगर आपको किरचॉफ इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स कि लूप इक्वेशन कैसे लगाओगे। किसी भी टाइम पर अगर मेरे को यहाँ पर किरचॉफ लूप इक्वेशन लगाना हो तो वो किस तरीके से लगाएंगे हम लोग। तो देखिए किरचॉफ लूप इक्वेशन लगाने जा रहे हैं फॉर द कॉइल 1 एंड किरचॉफ लूप इक्वेशन फॉर द कॉइल 2। किस तरीके से लगाएंगे ध्यान देना। किरचॉफ लूप इक्वेशन फॉर कॉइल 2, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन बनवाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे उसको, इक्वेशन बनवा करके आपको छोड़ देंगे इक्वेशन कैसे बनाना है, क्योंकि उसके बाद इंटीग्रेशन पार्ट आ जाएगा। तो कॉइल 1 का फ्लक्स कितना होगा आपको देखिए, स्टेप पर ध्यान देना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये कैलकुलेट करेंगे कि कॉइल 1 में कितना फ्लक्स होगा। पहला काम फ्लक्स इन द कॉइल 1 ये आपको निकालना पड़ेगा। और फ्लक्स उस कॉइल में किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, फ्लक्स इन द कॉइल 1 कैसे निकालेंगे। हाँ कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंडक्टेंस की हेल्प करोगे। इंडक्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके फ्लक्स आता है। तो आपको फ्लक्स दो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट I1 है इसकी वजह से भी फ्लक्स होगा और करंट I2 की वजह से भी फ्लक्स होगा।
तो जो खुद के करंट, अपनी करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स बाय सेल्फ करंट, अपनी करंट की वजह से, उसके लिए आप सेल्फ इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करो, यानी कि L1 I1। और दूसरे क्वाइल की वजह से, क्वाइल 2 की वजह से क्वाइल 1 के अंदर जो फ्लक्स आएगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू आएगा, यानी उसके लिए M मल्टीप्लाइड बाय I2। इसका ध्यान दो, दो फ्लक्स होंगे, फ्लक्स बाय इट्स ओन करंट, खुद की करंट की वजह से, खुद की करंट की फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट, और इसी का फ्लक्स होगा क्वाइल 2 की करंट की वजह से, यानी I2 की वजह से, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू कैलकुलेट होगा। अब आपको यहां पर ये देखना है कि ये दोनों इंक्रीजिंग होंगे, मतलब दोनों ऐड होंगे या फिर सबट्रैक्ट होंगे, ये ध्यान देना होता है कि क्या दोनों फ्लक्स ऐड करने चाहिए मुझे या दोनों फ्लक्स सबट्रैक्ट करने चाहिए। ये कैसे देखा जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, तो I1 की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और I2 के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर चेक करो आप। I1 का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और I2 का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, क्या वो दोनों सेम डायरेक्शंस की मैग्नेटिक फील्ड होंगी या दोनों अपोजिट डायरेक्शंस की मैग्नेटिक फील्ड होंगी? ये चेक करके देखो आप इस सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन सामने है इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बाय द I1 करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय द I2 करंट, क्या वो सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं? ये चेक करना होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। और अगर वो सेम डायरेक्शंस की हैं, इसका मतलब ये दोनों फ्लक्स ऐड हो गए, इन दोनों फ्लक्स को आप ऐड करोगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? फ्लक्स तो आ गया, फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, इसके बाद का स्टेप क्या लगाओगे? फैराडेज लॉ लगाओ, ईएमएफ निकालो, ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। कैसे यूज करेंगे ना, जब डी फाई बाई डी टी करेंगे तो वहां पर टर्म आएगा L1 डी I1 बाई डी टी प्लस M डी I2 बाई डी टी। ये हो गया ईएमएफ। माइनस साइन भी आएगा, लेकिन माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से है तो हम उसको हटा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पोर्शन पे आ गए। ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ। और आपको सिर्फ एक काम करना है, इंड्यूस ईएमएफ को इक्वल टू करंट इन दैट लूप I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इन दैट लूप R1। सिंपल ओम्स लॉ टाइप फॉलो कर रहे हो आप। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू I इंटू R, दैट्स ऑल। इतना काम करना है आपको। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू IR। अब देखो लूप 2 के लिए कैसे होगा। लूप 2 के लिए कैसे निकालेंगे फ्लक्स, है ना? लूप 2 का भी फ्लक्स चाहिए होगा मुझे, तो लूप 2 के लिए कैसे इक्वेशन बनेगी बताओ? इक्वेशन फॉर लूप 2 अगर मैं चेक करना चाहूं कि कैसा होगा, तो उसका अपना फ्लक्स लिखा जाएगा φ2। लूप 2 का अपना फ्लक्स जब φ2 कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा L2 I2 बाय द ओन करंट, L2 I2 बाय द ओन करंट, और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। अब हम लोग फिर से इसको आइडियल इंडक्टर मानेंगे। हाँ जी कृष्णा, माइनस क्यों होगा ये बताओ पहले, यहाँ माइनस साइन क्यों आएगा? L2 I2 और दूसरा फ्लक्स आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फ्लक्स MI1 होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स MI1। बट ये कैसे पता लगाएंगे, इसके आगे प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा? अच्छा ठीक है, तो अब देखो, हाँ सूरज एक मिनट, देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा देखिए, I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, I1 के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, I1 के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ राइट हैंड रूल के हिसाब से डॉट होगी। तो इसी I1 की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ
I1 की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो डॉट होगी, लेकिन इसी I1 की मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप के बाहर जाने पर क्रॉस हो जाएगी। मतलब ये B1 कह रहा हूं मैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट 1 यानी कि B1। लेकिन B2 की बात करें, अगर B2 की बात करो, मतलब I2, तो I2 के अंदर की तरफ ही हो आप, I2 के बाहर तो जा नहीं रहे, तो I2 के अंदर की तरफ डॉट मैग्नेटिक फील्ड यानी यहां पर B2 और यहां पर भी डॉट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B2। यानी बाहर वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी डॉट है, यहां पर भी डॉट है, लेकिन अंदर वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डॉट है और बाहर की तरफ क्रॉस है। डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। अंदर वाले लूप के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर वाले लूप के लिए अलग है। यानी I2 का अपना मैग्नेटिक फील्ड डॉट में आ रहा और I2 का I1 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले साइड पर जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर कि एक लूप के इनसाइड और लूप के आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में डिफरेंस है। क्या करेंगे, प्लस MI1 करें या फिर माइनस MI1 करें, बताइए। प्लस MI1 या फिर माइनस MI1, क्या करना चाहिए यहाँ पर? सर अगर उसका रेडियस बहुत छोटा है तो उसको आइडियल मान सकते हैं और ये एज्यूम कर सकते हैं कि बाहर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आ रही है उसको हटा देंगे, तो फिर ऐड कर देंगे। राइट। आइडियल इंडक्टर मानेंगे। अगर आइडियल इंडक्टर मान रहे हो, सुनना, तो आइडियल इंडक्टर में क्या होगा कि अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी ही नहीं। अगर हम इसको आइडियल सेल्फ इंडक्टर मानेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर प्रोड्यूस की जाएगी, बाहर प्रोड्यूस की ही नहीं जाएगी। और हम लोग आइडियल इंडक्टर ही सिलेबस में पढ़ रहे हैं, आइडियल इंडक्टर ही सिलेबस में पढ़ रहे हैं। यानी आइडियल कंडीशंस में अंदर वाला लूप सिर्फ इनर स्पेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आउटर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अगर आप सिर्फ इनर स्पेस को कंसिडर करो आइडियल कंडीशंस मानते हुए, आइडियल कंडीशंस मानते हुए, तो ये भी डॉट और ये भी डॉट, यानी कि यहां पर भी प्लस MI1। ये आइडियल इंडक्टर का कंसेप्ट कई बार, इसीलिए मैंने बार बार रिपीट किया है कि आइडियल इंडक्टर का मतलब होता है उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बट बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो L2 di2/dt प्लस M di1/dt total EMF equal to current in the outer loop multiplied by its resistance R2। इतना ऐसा काम करना है इसमें आपको। ठीक है जी, L2 di2/dt प्लस M di1/dt इक्वल्स टू I2 R2, इतना सा काम करना है। कंसेप्चुअली यूज करना है, सारा कंसेप्ट लगाते हुए चलोगे। सूरज जी वो लेंज लॉ इसमें इंक्लूड हो जाएगा जब फ्लक्स कंसिडर। अच्छा रुको, एक मिनट रुको, आपने एक और एग्जांपल दे देते हैं और क्लियर कर लो इसको बस, लेकिन अब इससे ज्यादा एग्जांपल ना मांगो। नॉन आइडियल नहीं आएगा सिलेबस में, आप ध्यान रखिए, नॉन आइडियल इंडक्टर सिलेबस में नहीं है, ना तो नॉन आइडियल कैपेसिटर सिलेबस में है, ना तो नॉन आइडियल इंडक्टर सिलेबस में है। पैरेलल लूप्स लो, पैरेलल। और अब बताना मुझे क्या देखना चाहिए मुझे। इसमें I1 करंट है। हाँ जी दीपल, सही बोल रहे हो दीपल, ध्यान दो, अच्छा एक मिनट ध्यान दो, इस एग्जांपल पे ध्यान दो और क्लियर कर रहे हैं अभी आपको। एक I1, चलो इसमें अपोजिट करंट मानते हैं I2, जानबूझ करके अपोजिट ले रहे हैं कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए। I1 मान लेते हैं कि इंक्रीज कर रहा है, di1 बाई जो dt है वो इंक्रीज कर रहा है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करूंगा। तो मान लेते हैं di1 बाई dt प्लस 5 एम्पियर पर सेकेंड है। di2 बाई dt डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों हो सकता है, तो मैं अभी फिलहाल प्लस का ही एग्जांपल लूंगा, प्लस 8 एम्पियर पर सेकेंड है। सेल्फ इंडक्टेंस 1 की वैल्यू 2 हेनरी है, सेल्फ इंडक्टेंस 2 की वैल्यू मान लेते हैं 8 हेनरी है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 3 हेनरी है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 1 5 ओम मान लेते हैं और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 2
12 ओम रैंडमली चूज किया मैंने, डेटा को रैंडम लिया है। अब बताओ I1 I2 की क्या वैल्यूज होंगी? व्हाट आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ I1 I2? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ I1 I2 क्या लिखेंगे? तो अब समझो मेरा पॉइंट, एक बार समझ लो, लास्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले चेक करो I1 के मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसी बनेगी। I1 का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है इसके अंदर ऐसे है, तो आप अपने राइट हैंड फिंगर्स को इसकी करंट के अकॉर्डिंग ऐसे घुमाते जाओ। जब आप राइट हैंड फिंगर्स को करंट के अकॉर्डिंग घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड I1 की लेफ्ट साइड पर जा रही है, ये डायरेक्शन B1 का है। I2 का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, I2 की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, I2 में करंट अपोजिट साइड पर है, तो I2 की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है राइट साइड। सबसे पहला स्टेप ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चेक कर लिया, इससे ये क्लियर हो गया कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट जाएंगी। अब आते हैं, अब लूप 1 में कितना फ्लक्स है वो देखो। फ्लक्स इन द लूप 1, लूप 1 का फ्लक्स चेक करेंगे। कैसे? फ्लक्स इन द लूप 1 कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसके सेल्फ इंडक्टेंस का फ्लक्स L1 I1 यानी कि 2I1 सेल्फ इंडक्टेंस का फ्लक्स, और इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस का फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फ्लक्स वो MI2 यानी कि 3I2। अब प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ठीक है जी, प्लस या माइनस, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो B1 की वजह से फ्लक्स और B2 की वजह से जो फ्लक्स है उनमें अपोजिट डायरेक्शंस बन जाएंगी, माइनस हो गया। अब आप इसका d/dt करो, लेकिन उसके आगे माइनस ना लगाना, माइनस ना लगाना उसके आगे, बता रहा हूं आपसे, पहले भी मैंने मना किया हुआ है कि वो लेंज लॉ था, वो हट चुका है यहां से। d/dt ऑफ फ्लक्स यानी कि EMF इक्वल टू करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस R1 5, ये हो जाएगी आपकी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर ना एक टर्म आएगा di1/dt का, तो di1/dt की वैल्यू रख देना। यहां पर एक टर्म आएगा di2/dt का, उसकी वैल्यू ये आ जाएगा टू नेगेटिव I1 आ जाएगा, नेगेटिव I1 आ जाएगा इस केस के हिसाब से। तो मैंने वो डेटा को रैंडमली चूज किया था, इसलिए मैं पहले बता दूं आपको कि मैंने डेटा को रैंडम चूज किया था। हो सकता है कि ये वैल्यूज प्रैक्टिकली ना बन पाए, तो उस पर मत जाओ आप, क्योंकि मैंने रैंडमली ये कुछ भी मान लिया था। हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली ये वैल्यूज ना मिल पाए मुझे, इसलिए हो सकता है कि माइनस प्लस आ जाए आपका आंसर। और अगर फिर भी माइनस आ रहा है, अगर फिर भी माइनस आ रहा है तो उसका सिर्फ एक मतलब ये होगा कि इसका मतलब जो I1 का डायरेक्शन है वो चेंज कर दीजिए। हालांकि माइनस आएगा नहीं कभी, फिर भी अगर हम ये मान के चले कि माइनस आ ही गया तो हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। अब सेकंड वाले लूप में L2I2 यानी कि 8I2 माइनस लगेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I1 3I1, और इसका d/dt इक्वल टू इसका I2 मल्टीप्लाइड बाय R2 12, ये दूसरी इक्वेशन। ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा, और हर एक लूप के लिए दो फ्लक्स आएंगे, एक सेल्फ इंडक्टेंस इंटू सेल्फ करंट और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट इन द अदर लूप, दो फ्लक्स आएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कॉइल्स की वजह से सेम डायरेक्शन है तो फ्लक्स ऐड हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों की अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। d/dt ऑफ टोटल फ्लक्स इक्वल टू जो भी करंट है उस लूप का
multiplied by resistance, and same for the second loop. इस तरीके से इसको करोगे। सूरज, ये दोनों में इंड्यूस करंट आ चुका है। ये जो I1 और I2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दोनों के इंड्यूस करंट को ले करके ही बताया जा रहा है। दोनों के इंड्यूस करंट इसमें कंसिडर्ड है। ये जो इक्वेशंस बनती हैं, इसमें हमको इंड्यूस करंट ऑलरेडी कंसिडर हो जाता है, और उसके बाद ही ये नंबर आता है आपका, इंड्यूस करंट लेने के बाद। हाँ, और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कौन सा है। देखिएगा, ये एग्जांपल है, ये है प्रॉब्लम 334। प्रॉब्लम 334। देयर आर टू स्टेशनरी लूप्स विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस L12। इन्होंने M की जगह उसको L12 लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल अलग है। दो लूप है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। नाउ द करंट इन वन ऑफ द लूप्स starts to be varied as I1 equal to alpha t। ठीक है, find the time dependence I2 of current in the other loop whose inductance is L2 and resistance is R। थ्री 34। क्योंकि देखो, जब कंसेप्ट ना आपको जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक तो वैसे भी आपके लिए सब नया है, कुछ नहीं समझ में आने वाला, बेकार है, सब बेकार है, जब तक न्यूमेरिकल ना कर दिया जाए उसके ऊपर। तो मैं 334 को देखता हूँ। देखो, देयर आर टू स्टेशनरी लूप्स विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M, करंट इन वन लूप। एक बार क्वेश्चन फिर देखो जल्दी से, इसका एक लाइन का सोल्यूशन है बस। देयर आर टू स्टेशनरी लूप्स विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M, द करंट इन वन लूप स्टार्ट I1 इक्वल टू अल्फा t, और दूसरे लूप के अंदर करंट सॉल्व करना है, दूसरे लूप में जिसका इंडक्टेंस L2 है और उसका रेजिस्टेंस R है, सेकंड वाले का। ठीक है जी, क्वेश्चन 334, क्वेश्चन नंबर 334। क्वाइल 1 के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं, क्वाइल 1 में करंट चेंज कर रहे हैं, और क्वाइल 2 के अंदर करंट सॉल्व करना है। और क्वाइल 1 और क्वाइल 2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, और क्वाइल 2 के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस भी है, और उसका रेजिस्टेंस R भी है। कैसे बनाएंगे इसकी इक्वेशन देखो। कैसे बनाएंगे इसकी इक्वेशन। जो क्वाइल 2 है, सुनिएगा ध्यान से, क्वाइल 1 और क्वाइल 2, क्वाइल 2 में पहले से कोई करंट नहीं है। क्वाइल 1 में देखिए, इसको ऐसे समझो, मान लो हमारे पास क्वाइल 1 है C1 और एक क्वाइल है 2 C2। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, इसका रेजिस्टेंस R है, और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। करंट क्वाइल 1 के अंदर फ्लो कर रही है अल्फा इंटू टी की। तो क्वाइल 2 में कैसा करंट आएगा। देखो, सबसे पहले इसमें पहले से कोई करंट नहीं है, तो सबसे पहले इसका म्यूचुअल वाला फ्लक्स आएगा। सबसे पहले म्यूचुअल वाला फ्लक्स आएगा, किस तरफ आएगा, ध्यान दो जरा, इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करो किधर की तरफ आएगा। क्वाइल 1 की वजह से क्वाइल 2 में फ्लक्स किधर की तरफ आएगा। तो जो क्वाइल 1 है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी ऑफ क्वाइल 1। करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, इसमें पहले से तो कोई करंट है नहीं, इसका पहले से कोई करंट नहीं है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा म्यूचुअल वाले की वजह से। इस करंट के चेंज होने की वजह से यहां पर एक करंट इंड्यूस होगा। किस तरफ इंड्यूस होगा। करंट I1 अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड B1 भी बढ़ेगी। अब अगर लेफ्ट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो यहां पर कैसा करंट इंड्यूस होना चाहिए।
C2 के अंदर कैसा करंट इंड्यूस होना चाहिए, जैसा I1 है वैसा या उसके अपोजिट, सिमिलर टू I1 या उसके अपोजिट, अपोजिट आएगा ना। तो इसके अंदर आप एक करंट दिखाओगे I2। अब समझो मेरी बात सब कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे सुनना, तो I2 की मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, I2 की मैग्नेटिक फील्ड तो फिर अपोजिट साइड पर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा। I2, देखिए इक्वेशन कैसे बनाओगे आप इसका ना, म्यूचुअल इसका I1 वाले का, तो M इंटू I1 ये हो गया म्यूचुअल फ्लक्स MI1, समझ पा रहे हैं स्क्वायर, MI1 म्यूचुअल फ्लक्स हुआ, I1 की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स। इसमें फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, कॉइल 2 में पहले से कोई करंट नहीं थी, इसके अंदर करंट इंड्यूस होकर के आ रही है। और किसकी वजह से इंड्यूस होकर आ रही है, तो वो इंड्यूस होकर आ रही है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो I1 की वजह से जो कॉइल 2 का फ्लक्स बना MI1, इस फ्लक्स की वजह से, मतलब d/dt ऑफ दिस फ्लक्स, इसकी वजह से कॉइल 2 में ईएमएफ आया, मतलब इतना ईएमएफ कॉइल 2 में जनरेट होगा, और उस ईएमएफ की वजह से हमारे पास I2 और ये बनेगा। तो इक्वल टू, देखो ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप इसको अलग से समझा देता हूं। मान लो एक आर है और एक सेल्फ इंडक्टेंस है, और आप अलग से बैटरी लगाओ, इसमें एक अलग से बैटरी यूज करो। तो इसमें हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, अगर यहाँ पर आई करंट फ्लो करे तो आप यहाँ इक्वेशन ये लिखाओगे, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई इंटू आर, इक्वेशन ये बनती है एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू जो हमारा सप्लाई है, जो वोल्टेज आप सप्लाई करोगे, सप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, ये लगाओगे। इससे कंपेयर कर लो इसको जरा, इसको वोल्टेज की सप्लाई कहां से मिल रही है, मतलब ईएमएफ की सप्लाई इसमें कहां से आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। तो इसमें ईएमएफ एक्चुअल में है तो ये भी एलआर सर्किट है, तो ये भी एलआर सर्किट, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो ये एलआर सर्किट हुआ, ये चीज एक एलआर सर्किट हुई, जिसके अंदर वोल्टेज प्राइमरी कॉइल की तरफ से आ रहा है इंड्यूस होकर के। प्राइमरी कॉइल इसको एक ईएमएफ इंड्यूस करके देगा, वो ईएमएफ इस वोल्टेज V का काम करेगा, और उसके बाद ये बन जाएगा एक एलआर सर्किट। तो यही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, d/dt ऑफ MI1 के थ्रू मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल की वजह से यहाँ पर कितना ईएमएफ आया, यानी कितना V आया, वोल्टेज कितना आएगा। और एक बार जब वो वोल्टेज आ जाएगा तो वो इक्वल टू, ये एलआर सर्किट है, तो लिखा जाएगा L2 di2/dt प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R। समझ लीजिए इसको। और I1 अल्फा टी है, तो यहाँ पर अल्फा टी रखोगे तो ये M अल्फा इक्वल टू L2 di2/dt प्लस I2R, और M अल्फा सेम एज कैपिटल V का काम करेगा, जो नॉर्मल सर्किट्स में कैपिटल V होता है। तो रिजल्ट को डायरेक्ट लिखेंगे हम, V अपॉन R, LR सर्किट का डायरेक्ट रिजल्ट, एंड 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस RT बाय L। डायरेक्ट रिजल्ट हम LR सर्किट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, तो ये लेफ्ट साइड जाकर के दोनों फ्लक्स माइनस में लिखे गए हैं। एक बार खुद करना है इसको, और इसको एक बार अपने आप 334 को देखिएगा, एनालाइज करिएगा इसको। दोनों इंडक्टेंस कंसिडर किए गए हैं इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों। ठीक है, चलो अभी खत्म करें, बहुत टाइम हो गया आज। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अल्टरनेटिंग करंट अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू सर। बाय बाय।